गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई स्ट्रेटेजी, हाउ टू क्रैक नॉरसेट। हाउ टू क्रैक नॉरसेट, नॉरसेट को कैसे क्रैक करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू क्रैक नॉरसेट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रैक नॉरसेट, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि नॉरसेट क्या होता है। तो नॉरसेट के बारे में बात करते हैं। आपकी इंडिया के अंदर, अपने इंडिया के अंदर एम्स एक एग्जाम लेता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए। ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। नॉरसेट, ठीक है, ओके। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, ओके, एग्जामिनेशन होता है। तो हम यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन जो है वो एम्स जो है एग्जाम लेता है। तकरीबन सारे एम्स के लिए, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स के लिए, और कई बार सफदरजंग, आरएमएल एटसेट्रा एटसेट्रा जो अदर हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। हर साल तकरीबन 2000 प्लस वैकेंसीज आती हैं, 2000 प्लस वैकेंसीज आती हैं। ये भी पर हर 6 महीने की बात है, एवरी 6 मंथ, ठीक है, हर 6 महीने। क्योंकि एक साल के अंदर 2 बार होता है नॉरसेट, 2 बार होता है, 2 टाइम्स पर डे, पर ईयर, 2 टाइम्स पर ईयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बार में तकरीबन 2000 प्लस वैकेंसीज आती हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एम्स जो है, ये नर्सिंग ऑफिसर जो है, आप बनना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बनना बहुत ही ज्यादा अगर मुश्किल होता तो कोई भी नर्सिंग ऑफिसर नहीं होता, और अगर ये आसान होता, नॉरसेट अगर आसान होता तो हर कोई नर्सिंग ऑफिसर होता। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रैक नॉरसेट, कि अब आप नॉरसेट कैसे क्रैक करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रिपीटर्स भी होंगे, जो फ्रेशर्स भी होंगे। हम दोनों को लेकर के बात करेंगे, रिपीटर्स को लेकर के भी बात करेंगे और फ्रेशर्स को लेकर भी बात करेंगे। ओके, तो आपको ये पता होगा। फिर हम बात करते हैं कि नॉरसेट, नॉरसेट जो है ये 2 भागों में होता है। पर नॉरसेट की बात करते हैं तो 2 भागों में होता है। इसके अंदर 2 एग्जाम होता है, जिसे हम एक तो प्री कहते हैं, प्रीलिम्स कहते हैं। ओके, फिर हम सेकंड की बात करते हैं, वो होता है हमारा मेंस। जैसे कि यूपीएससी के अंदर जो एग्जाम होता है प्री और मेंस, वैसे यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होता है, प्री और मेंस जिसे हम कहते हैं। ओके, प्री की बात करते हैं तो इसके अंदर 100 एमसीक्यूज आते हैं, 100 ही इसके अंदर मार्क्स होते हैं, और 90 मिनट का इसके अंदर टाइम होता है एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। यानी कि तकरीबन तकरीबन हम ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन पे 48 सेकंड्स लगते हैं एक क्वेश्चन को कंडक्ट करने के लिए। वहीं अगर मेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर 160 एमसीक्यूज होते हैं, 160 ही मार्क्स होते हैं, और हम यहां पे बात करते हैं टाइमिंग की तो 180 मिनट होते हैं, यानी कि तकरीबन तकरीबन 3 घंटे। ओके, तो 3 घंटे यहाँ पे टाइम होता है आपके मेंस का एग्जाम, नॉरसेट के मेंस का। ओके, इसके अलावा इन दोनों के अंदर जो एक चीज कॉमन होती है वो होती है 1/3 मार्किंग। वो भी कौन सी? नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। ये तो बात होगी 1/3 जो है कंप्लीट आपके ओवरऑल व्यू की कि नॉरसेट के अंदर कैसा होता है। अब हम आगे बात करते हैं नॉरसेट 10 के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं नॉरसेट 10, नॉरसेट 10, नॉरसेट 10 को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। 10.0 यानी कि प्रीलिम्स की बात करूंगा, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो बात ये आती है कि हम नॉरसेट 10 किसके लिए बात करें। यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए बात कर रहे हैं या रिपीटर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम दोनों के लिए बात करेंगे। फायदा ज्यादा होगा रिपीटर्स को। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो नॉरसेट 10 का सपना इतना ज्यादा मत देखिए। सपना देखिए, अच्छी चीज है सपना देखना, लेकिन नॉरसेट 10 का इतना सपना मत देखिए कि आपका दिल टूट जाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम इतना हार्ड आएगा कि अगर आपने एग्जाम को जिंदगी बना दी और भगवान न करे अगर आप फेल हो गए तो ये धक्का सहा नहीं जाता बहुत बार, ठीक है। तो याद रखना, ये नॉरसेट 10.0 की जो मेन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ये हालांकि बिगिनर्स के लिए भी है, लेकिन ये ज्यादा काम करेगी रिपीटर्स के लिए। वो रिपीटर्स जो कि कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले कोचिंग ले चुके हैं या पहले कहीं से तैयारी कर रहे थे, उनके पास काफी टाइम था, हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो भी चिंता मत कीजिए। अगर आप पढ़ने में थोड़े बहुत ही अच्छे हैं, अगर आपने कॉलेज की जो स्टडी थी वो उसको अगर अपने सीरियस तरीके से पढ़ा होगा, अगर आपके टीचर्स बहुत अच्छे रहे होंगे पढ़ाने में, आपको गाइडेंस अच्छी मिली होगी ड्यूरिंग कॉलेज, तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा ये। नॉरसेट 10.0 की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ओके, इसकी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं।
ओके, नॉर्सेट 10 पॉइंट ओके स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात कि इसका स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स कब होने वाला है। प्री की बात करते हैं, ये कब होगा, यानी कि 11 अप्रैल को। कब होगा? 11 अप्रैल को 2026 को। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 16 अप्रैल को आएगा। रिजल्ट कब आएगा? 16 अप्रैल को। ओके, फिर हम स्टेज सेकंड की बात करते हैं। स्टेज सेकंड की यानी कि मेंस की बात करते हैं। मेंस जो आपका होगा ये होगा 13 अप्रैल को, 13 ऑफ अप्रैल को 2026। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 11 मई को। रिजल्ट आएगा 11 मई को। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया जानने को मिलेगा। आपकी एक तरीके से करियर गाइडेंस जो है वो होने वाली है। ओके, तो ये तो बात होगी आपकी, यानी कि अभी अभी आपके पास में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम पड़ा है, अप्रोक्स आपके पास कितना टाइम पड़ा है। अप्रोक्सीमेटली अगर आपके पास में बात करें तो तकरीबन 80 डेज पड़े हैं अभी भी। 80 दिन पड़े और 80 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। 80 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। एक एग्जाम को पास करने के लिए एक हफ्ता काफी है और आपके पास तो 80 दिन पड़े हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एग्जाम को जिंदगी मत बनाना। क्या नहीं करनी आपको? एग्जाम को जिंदगी मत बनाना। ठीक है, जिंदगी अगर आपने बना ली एग्जाम को तो समझ जाइए जिंदगी बर्बाद है। आप उसे जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाइए, जहां से आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, एक नया रास्ता आने वाला है। आप वो बना सकते हैं, लेकिन इसको जिंदगी कभी मत बनाना। अगर आपने इसको जिंदगी बना लिया, यकीन मानिए हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी जिंदगी। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, हालांकि सीरियस ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं ले सकते, आप सीरियस ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में 80 दिनों का नाम सुनते ही, ये जो आपने 80 डेज का नाम सुना है, इसका नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में मेंटली प्रेशर बढ़ गया होगा, मेंटल प्रेशर बढ़ गया होगा। जो लोग स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि होगा तो देखा जाएगा। हाँ है ना? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर्स होंगे, अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए होंगे और उन्होंने क्या कर लिया होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर लिया होगा। ये काम आपने सबसे पहले तो गलत कर लिया। जिंदगी में कोई इतना गलत कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि कॉलेज से जस्ट बाहर निकलते ही आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैसे कर सकते हैं? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अगर आपने भी ये बेवकूफी की है, यकीन मानिए मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई बेवकूफ होगा, क्योंकि अभी आपके पास में गोल्डन पीरियड है तैयारी करने का, स्टडी करने का। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये हम पहले नोट से 10 की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे फ्रेशर्स के बारे में, जो जस्ट आफ्टर कॉलेज पास आउट हुए हैं, उनके बारे में कि उनको जिंदगी में डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में यही है नर्सिंग स्टूडेंट के साथ में, कि उसको डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है उसकी, वो गायब हो चुकी है, उसको डिसीजन लेना नहीं आता। ठीक है, ओके, उसके बारे में हम आपके लिए बात करेंगे। अगर आपका भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है तो आप जो है उनमें इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, तो हम यहां पे बात करते हैं। अब आपका मेंटल प्रेशर बढ़ गया होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आया हूं तो आपके लिए कुछ नया ही लेकर आया हूं। आप बस कुछ ना कुछ इस 80 दिनों के अंदर जो आपकी मेन स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ये जो 80 डेज की जो आपकी मेन स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसके अंदर आपको करना क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो आपको फुल सिलेबस को कवर करना है। फुल सिलेबस कवर करना है, याद रखना, फुल सिलेबस को कवर करना है। सेकंड नंबर पे मल्टीपल रिवीजन करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार रिवीजन करें, मल्टीपल रिवीजन करने हैं। थर्ड, और क्या करना है? हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। इस एमसीक्यू की प्रैक्टिस में क्या क्या होने चाहिए? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है, एमसीक्यू, नए एमसीक्यूज होने चाहिए। इसके अलावा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होने चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन प्ले करते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इसके अलावा और क्या करेंगे? 4 नंबर पे डेली आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखना पड़ेगा। डेली पेशेंस एंड डिसिप्लिन। याद रखना, जिंदगी में वही कामयाब हुआ है जो अपने आप को पेशेंट रखना जानता हो, अपने आप को प्रिजर्व रखना जानता हो। ठीक है, इसे आप परसिवरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो परसिवरेशन को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, सेम रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, हम ये 4 पॉइंट को कवर करेंगे हम 80 दिनों के अंदर अंदर। कैसे करना है वो हम 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको थ्योरी का क्या करना है। थ्योरी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड प्रोडक्ट है, ब्रॉड कंटेंट है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर आप
बड़े बड़े सब्जेक्टों की भी बात करते हैं तो आपके 7 बड़े बड़े जो है वो सब्जेक्ट है, जो 7 जो है वो मेजर सब्जेक्ट हैं आपके। 7 सब्जेक्ट मेजर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एमएसएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी, पीडिया, साइकेट्री, सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और फार्मा। ये तकरीबन तकरीबन 7 आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं। क्या इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतना एग्जाम में नहीं आता, इतना एग्जाम में नहीं आता, इतना वेटेज नहीं होता। हालांकि एवरी सब्जेक्ट इज इक्वल, वेटेज जो है मेनली वो मेनली वेटेज रहता है इन 7 सब्जेक्ट का। आपको इन 7 सब्जेक्ट पे मेनली फोकस करना है। तो जो मेनली आपका फोकस रहना चाहिए किस पे रहना चाहिए? इन 7 सब्जेक्टों पे रहना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो थ्योरी में आप क्या करेंगे? अगर आप फ्रेशर हैं, चाहे आप जो भी आप रिपीटर्स हैं, अगर आप जो भी हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो किसी बढ़िया कोचिंग के नोट्स उठाइए, किसी भी बढ़िया कोचिंग, एनी गुड कोचिंग, किसी भी आप बढ़िया कोचिंग के क्या उठाइए? नोट्स उठाइए। ये नोट्स जरूरी है, हाँ या ना? ये नोट्स से आपको थ्योरी देंगे। क्या आप कोचिंग के नोट्स के बिना नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़ सकते? किसने कहा नहीं पढ़ सकते? मैं कह रहा हूं पढ़ सकते हो। फिर ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कोचिंग आपको बताती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब मैं चाहूं तो मैं आपको बुक्स के नाम बता के चला जाऊं कि आपको एनाटॉमी पढ़नी है तो एनाटॉमी आप पीडी चौरसिया से पढ़िए, पर क्या पढ़ना है उसमें से? आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़नी है, हाँ है ना, तो ब्रूनर सिद्धार्थ से पढ़िए। लेकिन पढ़ना क्या है आपको ये कौन बताएगा? ये बताएगी कोचिंग के नोट्स, हाँ है ना। यानी कि थ्योरी बहुत बड़ी है, इनको जो हम कह रहे हैं कंसाइज करती है वो होती है कोचिंग। तो आप किसी भी बढ़िया कोचिंग के नोट्स उठाइए, आप वो पढ़िए। और अगर आप रिपीटर्स हैं, अगर आप रिपीटर्स हैं, कोई बात नहीं, कोई गुनाह वाली बात नहीं। अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपके पास में जो अवेलेबल है, जो नोट्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें ही पढ़िए। आप उन्हें ही क्या करना है? आपको पढ़ना है अवेलेबल नोट्स को। नई चीजों की तरफ मत भागना, नई चीजों की तरफ मत भागना। या भाग रहे हो तो अभी भाग लो, यही आज का दिन है या कल का दिन है, बस इन्हीं 1-2 दिन के अंदर अंदर आप भाग लो। नए कोचिंग के नोट्स उठा लो, कहीं से भी अपडेटेड नोट्स होने चाहिए। याद रखना, नोट्स हमेशा कैसे होने चाहिए? अप टू डेट होने चाहिए। कोचिंग का फायदा यह है कि वो आपको अप टू डेट नोट्स देता है, हाँ है ना। कोचिंग का फायदा ये है। चलो आगे बात करते हैं। अगर आप रिपीटर्स हैं चाहे आप फ्रेशर्स हैं तो आपको नोट्स या थ्योरी उठाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, किसी भी बढ़िया कोचिंग की उठा लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, इसके बाद में जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप थ्योरी को रीड करेंगे, तब आपको साथ में क्या करना है? साथ में आपको वन लाइनर नोट्स बनाने हैं, वन लाइनर नोट्स बनाने हैं, जिसे आप इंपॉर्टेंट नोट्स बोलते हैं। हालांकि याद रखना, फैट बुक नहीं बना लेनी। फैट बुक मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग के नोट्स हैं सेम वैसे ही आपने इंपॉर्टेंट नोट्स छाप दिए, उनको ही इंपॉर्टेंट नोट्स बना दिया आपने। जो लिखा था उसको ही कॉपी करके आपने एक और बुक तैयार कर दी, एक और नोटबुक तैयार कर दी। नहीं, ऐसा नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी पीडियाट्रिक अगर आपकी पीडियाट्रिक नॉर्मल जो है 100 पेजेस की है, तो आप उसे 20 पेजेस के अंदर कंसाइज करने की कोशिश कीजिए। ये है वन लाइनर नोट्स। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। एग्जांपल लीजिए हम यहाँ पे, चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एग्जांपल हम लेते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आप जानते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करते हैं तो जैसे कि इसके अंदर हम कहते हैं कि क्यों होता है, ये तो आप सभी को पता है कि नेक्रोसिस हो जाती है सेल्स की। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आपको पता है कि इसमें क्या हो जाता है? नेक्रोसिस हो जाता है। किसका? मायोकार्डियम का। ये तो आपको पता है मायोकार्डियम का क्या हो जाता है? नेक्रोसिस। क्योंकि क्या रहा है? प्रोलॉन्ग इस्चीमिया रहा है। प्रोलॉन्ग क्या रहा है? इस्चीमिया। क्यों रहा है प्रोलॉन्ग इस्चीमिया? यानी कि कोज क्या है? कोज यही है, एर्थ्रोस्क्लेरोसिस हुआ है। क्या हुआ? एर्थ्रोस्क्लेरोसिस हुआ है। कहां हुआ एर्थ्रोस्क्लेरोसिस? या हम ये कह सकते हैं थ्रोम्बोसिस हुआ है। कहां है हुआ है थ्रोम्बोसिस? तो हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, जैसे कि लाडा, जैसे कि लाडा के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर हुआ है। ये इसका कोज हो गया, जिसकी वजह से इस्चीमिया हुआ और हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो ऑक्सीजन नहीं मिली और उससे क्या हो गया? इस्चीमिया हो गया, हाँ है ना। तो ये हो गया थ्रोम्बोसिस, या ये इसका कोज हो गया। इसके बाद में मार्कर की बात करते हैं। मार्कर, किसका मार्कर क्या है? मार्कर आपको पता होगा, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, हाँ है ना। लेकिन अगर मान लीजिए यही कंडीशन री इन्फेक्शन वाली हो रही है, तब इसका मार्कर क्या हो जाएगा? सीकेएमबी,
हाँ है ना, सी के एम बी, इसका क्या हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, अगर वहीं पे क्या हो रही है, री इन्फेक्शन हो रहा है। तो देखिए कितना शॉर्ट में चल रहा है मामला, कितना शॉर्ट में चल रहा है। सिम्टम क्या आएगा, पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, कहां से रेडिएट करेगा, जो की तरफ और लेफ्ट शोल्डर की तरफ। हाँ है ना, इतना कोई नहीं पूछता, इतना कोई नहीं पूछता, जो मेन चीज है वही पूछी जाएगी। अगर हम मार्कर की बात कर रहे हैं तो इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं आप, अगर हो रहा है स्टेमी तो आप क्या कीजिए, पीसीआई कीजिए। हाँ है ना, यानी कि एंजियोप्लास्टी, ये एंजियोप्लास्टी है, क्या कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ओके, अगर आप मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, इनिशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो याद रखेंगे मोना। अगर आप इनिशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर आप इनिशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मोना। अब ये मोना क्या है, मोना मोर्फिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रेट हो गए और एस्पिरिन हो गया, यानी कि मोर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट और एस्पिरिन। और एस्पिरिन आप जानते हो एक क्या है, जादुई ड्रग है, हाँ है ना, एक मैजिकल ड्रग है, वो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट इसी को करते हैं, हाँ है ना, तो ये हम मैनेजमेंट हो गया इसका। कई बार पूछ लिया जाता है इसमें अरिथमिया कौन सा होगा, तो इसमें अरिथमिया आपको वेंट्रिकुलर अरिथमिया बताना है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया बताना है, ये लीजिए, हो गया काम। तो इसी के साथ में नर्स क्या करेगी, नर्स इसको एग्जर्स्ट नहीं करने देगी, यानी कि एक्टिविटी नहीं करने देगी, इसको रेस्ट करवाने का काम करेगी, है ना। तो बेसिकली आपको इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं आपको बस एक आइडिया दे सकता हूं, मैं आपको कंप्लीट नोट्स नहीं बना के दे सकता, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूं, क्योंकि कंप्लीट नोट्स जो है वो मैंने बना के दे दिए एज ए टीचर। अब आपका काम है उसमें से शॉर्ट चीजें ढूंढना, और अगर आपने शॉर्ट चीजें ढूंढ ली, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड क्रिएटिव है और वो चीजें याद रहेगी आपको एग्जाम के अंदर। अच्छा, ये शॉर्ट नोट्स काम कहां आएंगे, ये काम आएंगे आपको जब आपके सामने एग्जाम होगा और उससे 2 दिन बचे होंगे, तब आप इसका रिवीजन करेंगे। हम ये भी, इसकी भी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। उम्मीद आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब वन बाय वन करके स्ट्रेटेजी की तरफ। स्ट्रेटेजी 80 दिन की स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी 80 डेज स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी ओके, 80 दिनों का स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं। जितना ज्यादा आप पसीना बहाओगे कहां पे, प्रैक्टिस में, उतना ही कम खून बहाओगे कहां पे, लड़ाई में या युद्ध के मैदान में। तो याद रखना, अगर आप यहां पे प्रैक्टिस कर लेते हैं इन 80 दिनों के दौरान, तो आपके जो एग्जाम हॉल में होने वाला प्रेशर है आप उसको आराम से झेल पाएंगे। ठीक है, ये 80 डेज का हम स्ट्रेटेजी करते हैं। इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ए आता है, पहला फर्स्ट राउंड। पहले राउंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड कौन सा राउंड है, ये 40 डेज का, 40 डेज का राउंड है। कितने दिन का रहना चाहिए, 40 डेज का राउंड रहना चाहिए, हाँ है ना। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम कवर क्या करेंगे, इसमें हम थ्योरी को कवर करेंगे, इसमें हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे, हाँ है ना। आपको जो थ्योरी पढ़नी है वो भी डेली पढ़नी है, और आपको जो एमसीक्यू करने हैं वो भी डेली करने हैं। और डेली कितने एमसीक्यू करने हैं, तकरीबन तकरीबन 150 से 200 एमसीक्यू। एमसीक्यू ऐसे नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और उसका एबीसीडी में डी को क्लिक कर दिया, आगे चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है, ठीक है, मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी बताऊंगा कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड के अंदर, अच्छा आपको डे टाइम कितना डिसाइड करना है। टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं कि आपको टाइमिंग कैसे मैनेज करनी है, पहले तो टाइम मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं, ये भी जरूरी है, मैं आपको ये बताना भूल गया। पर डे के अनुसार, पर डे आपकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, तकरीबन तकरीबन 6 से 8 घंटे होनी चाहिए, तकरीबन तकरीबन, ये तो मिनिमम है, मिनिमम इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 6 से 8 घंटे। एग्जाम्पल के तौर पे 24 घंटे आपके पास में, 24 घंटे हैं, उसमें से 8 घंटे सो लो। अगर 8 घंटे सो लेते हो तो भी आपके पास में बहुत सारा टाइम बचा है, 16 घंटे बाकी है। 16 घंटे में से आप 4 घंटे और निकाल दो, कोई भी आपने काम कर लिया। अगर आपने 16 घंटे में से 4 घंटे निकाल दिए तो भी 12 घंटे बाकी हैं। 12 घंटे में से अगर आप 6 से 8 घंटे भी नहीं पढ़ सकते, यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। तो 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। ये भी टाइम आपको मैनेज करना है 70:30 में, 70:30 में, 30 रेसो में, यानी कि 30% टाइम के अंदर आपको क्या पढ़ना है, हम कह रहे हैं यहां पे थ्योरी पढ़नी है, और 70% टाइम में आपको क्या करना होते हैं, एमसीक्यूज करने होते हैं, है ना। वो खैर हम सेकंड राउंड की बात करेंगे, ये तो सेकंड राउंड में काम आएगा, ये तो सेकंड राउंड में काम आएगा। फर्स्ट राउंड हमारा ये रहना चाहिए 6 से 8 घंटे का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक चीजें और जोड़ेंगे। अच्छा, 6 से 8 घंटे में करना क्या है, तो तकरीबन तकरीबन 3 घंटे तो हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी,
तकरीबन तकरीबन 3 घंटे हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज, और तकरीबन तकरीबन हम 1 घंटे क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। क्या देंगे, टेस्ट। कोई भी एक टेस्ट उठा लीजिए, टेस्ट सीरीज में से टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आजकल खूब मिलती है, उनमें से कोई भी टेस्ट उठा लीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, उसमें से आप क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। आपको ये 3 करना है, ये 3 काम करने हैं। एवरेज मैंने 6 से 8 घंटे का टाइम बता दिया। अगर आप में ज्यादा, अगर आपके अंदर ज्यादा एनर्जी है तो 3 से प्लस कर दीजिए थ्योरी को, 3 आवर से प्लस कर दीजिए एमसीक्यूज को, 1 आवर से प्लस कर दीजिए टेस्ट को, है ना। अब हम फर्स्ट राउंड की तरफ बात करते हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, और इसमें से 1 टेस्ट पर डे देना है आपको, 1 टेस्ट पर डे के अनुसार चलना है आपको, यानी कि एक दिन में आपको एक टेस्ट देना है। ओके, पहले 5 दिन आप क्या करेंगे, 5 डेज, पहले 5 दिन आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसी की ही आप थ्योरी करेंगे, इसी की आप एमसीक्यू करेंगे। यानी कि ये जो मैंने चीज बताई है ये पर डे की बताई है, ये पर डे है कि पर डे आपको क्या करना है। आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड है, नहीं है, एक बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं होगा हार्ड। थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ये पर डे की है। तो 5 डेज आपको क्या पढ़नी है, एमएसएन, ओके सॉरी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फिर हम बात करते हैं 6th डे से, 6th डे से लेकर के हम बात करते हैं 15th डे तक, 6 से 15 दिन तक आपको क्या पढ़ना है, यानी कि तकरीबन तकरीबन कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10 डेज। यहां पे आपको पढ़नी है एमएसएन। क्या पढ़नी है, एमएसएन। एमएसएन में भी कैसे पढ़ना है मैं आपको वो और बता देता हूं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ये और बता देता हूं कि एमएसएन भी कैसे पढ़नी है। जैसे 6th डे आप क्या पढ़िए, हम कह रहे हैं आप कार्डियो पढ़िए। 7th डे आप क्या पढ़ेंगे, 7th डे पढ़िए रेस्पिरेटरी सिस्टम। 8th डे आप क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए न्यूरो। 9th डे आप क्या पढ़ेंगे, जीआई पढ़िए। 10th डे आप क्या पढ़ेंगे, रीनल पढ़िए। 11th डे आप क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन। और 12th डे आप क्या पढ़ेंगे, ऑंको। याद रखिए यहां तक इंपॉर्टेंट एमएसएन है, इतनी इंपॉर्टेंट एमएसएन है। इसके अलावा 13th डे आप क्या पढ़ेंगे, ओटी पढ़िए, आईसीयू पढ़िए, इमरजेंसी के बारे में पढ़िए। अच्छा 14th डे आप क्या पढ़ेंगे, शोक पढ़िए, बर्न पढ़िए और ट्रोमा पढ़िए। अच्छा 15th डे आप क्या पढ़ेंगे, तो ऑर्थो पढ़िए, मस्कुलोस्केलेटल। तो ये 15 दिनों का डाटा मैंने आपके सामने रख दिया, 15 दिनों की स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने रख दी एमएसएन की। फिर हम आगे बात करते हैं कि 16वें दिन से आगे क्या होगा, 16th डे। 16th डे से लेकर के 21st डे तक, यानी कि तकरीबन तकरीबन कितने दिन, 6 दिन, 6 डेज। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको ओबीजी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, ओबीजी, ठीक है। उसके बाद यानी कि तकरीबन तकरीबन आपको 6 दिन क्या पढ़नी है, ओबीजी। फिर हम आगे बात करते हैं 22वें दिन से लेकर के 25वें दिन तक क्या पढ़ना है आपको, पीडिया। क्या कवर, अच्छा कितने दिन हो गए ये, 4 दिन, 4 डेज। क्या कवर करना है इसके अंदर, पीडिया, इसके अंदर पीडिया कवर कीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, ये तो होगी 25वें दिन तक। 26वें दिन से हम क्या करेंगे, तो 26वें दिन से एक काम कीजिए, 26वें दिन से एक काम कीजिए, कहां तक लेके जाइए, हम कह रहे हैं 29th डे तक, यानी कि फिर से 4 दिन। और इन 4 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, इन 4 दिनों में पढ़ना है साइकेट्री को। किसको पढ़नी है, साइकेट्रिक को, 4 दिन के अंदर। आप सोचोगे ऐसा हो जाएगा, अरे हो जाएगा, पढ़ना स्टार्ट तो करो, पढ़ना स्टार्ट तो करो, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस पढ़ना स्टार्ट करो। अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, हाँ या ना, तो नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, है कि नहीं। ओके फिर हम बात करते हैं आगे 13th डे से लेकर के 30वें दिन से हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 13th डे से लेकर के और 33rd डे तक, 33rd डे तक, यानी कि फिर से 4 दिन। आज क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़िए कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आप यहां पे 4 दिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ सकते हैं। ओके फिर आगे बात करते हैं 34th डे हम क्या पढ़ेंगे, 34th और 35th डे 2 दिन। तो 2 दिन आप जो है वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़िए आप फार्मा। क्या पढ़ सकते हैं, फार्मा, बेस्ट है। क्या पढ़ सकते हैं, फार्मा, बेस्ट है, पढ़िए। इसके अलावा आप बात करते हैं कि यहां पे 36th डे आप क्या करेंगे, तो न्यूट्रिशन पढ़िए भाई साहब, न्यूट्रिशन पढ़िए, अभी आपके पास मौका है। फिर हम बात करते हैं 37th डे से लेकर के 39th डे तक, यानी कि 3 दिन। 3 दिन आप क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे आप नॉन नर्सिंग, ये जरूरी है, नॉन नर्सिंग। अब ये नॉन नर्सिंग के अंदर क्या बोला है, तो नॉन नर्सिंग के अंदर मैथ आती है, रीजनिंग आती है और जीके आता है।
ये तकरीबन तकरीबन 20 मार्क्स का आता है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 20 क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर, प्री के अंदर। तो यानी कि ये भी जरूरी है, आप सोचिए एक एक मार्क्स आपके लिए जरूरी है प्री के अंदर, हाँ है ना। तो आपको ये पढ़ना है नॉन नर्सिंग के अंदर, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और जीके पढ़नी है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, फिर 40वां दिन बच गया, तो 14th डे क्या करेंगे। 14th डे जो है वो 40वें दिन आप कोई मिसलेनियस चीजें पढ़िए, जैसे कि रिसर्च हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, कोई भी जो आपको लगे वो आप पढ़ सकते हैं, मिसलेनियस चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कब, 14th डे तक। ये हो गया आपका राउंड 1 जो कि था 14th डे का, 40 दिनों का। अब स्टार्ट होगा राउंड सेकंड होगा राउंड सेकंड, राउंड सेकंड, राउंड सेकंड। राउंड सेकंड की बात करते हैं, ये है आपका फर्स्ट रिवीजन, ये है आपका फर्स्ट रिवीजन, ये आपका फर्स्ट रिवीजन। इसमें क्या करना है आपको, अब आपने यहां पे ये जो थ्योरी आपने पढ़ी थी, ये जो आपने थ्योरी पढ़ी थी डेली, इसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। क्या बनाए थे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो पहले आप बात कर चुके हैं हम यहाँ पे कि आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, वन लाइनर नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इसे आप शॉर्ट नोट्स कहते हैं। तो आपको ये बनाने, ओके, ये जो आपने बना दिए शॉर्ट नोट्स फर्स्ट राउंड के अंदर, जब आपने पढ़े तो आपने साथ में शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, अब इसको पढ़ेंगे। तो अब सेकंड राउंड में पर डे क्या करना है आपको, पर डे करना क्या है, तो आपको वही शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं प्लस एमसीक्यूज करने हैं। लेकिन याद रखना एमसीक्यूज के बारे में दो बातें, पहले तो 200 से 300 एमसीक्यू पर डे होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मार्क करो, किसको मार्क करना है, हार्ड एमसीक्यूज को, हार्ड एमसीक्यूज को मार्क करके छोड़ दो, बस इतना काम करना है। गोला लगा दो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन दिस कंडीशन, ठीक है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इसको एक काम करो, गोला लगा के छोड़ दो। इसको हम कब पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तब पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तब आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, सेकंड राउंड यानी कि आपको रिवीजन में क्या करना है। एक तो कभी भी आपको किसी भी चीज को अंडरलाइन नहीं करना, क्या नहीं करना, अंडरलाइन नहीं करना। क्योंकि आप जब अंडरलाइन करने लगते हैं तो आपके ब्रेन को लगता है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी बुक को रंगीन बना लेते हैं और हर चीज को हाईलाइट कर देते हैं, हर चीज को अंडरलाइन कर देते हैं। आपको हाईलाइट भी नहीं करनी चीजों को, आपको अंडरलाइन भी नहीं करना। पहली बार तो सिर्फ पढ़ना है, जी लगा के पढ़ना है, ठीक है। सेकंड यानी कि पहली बार तो पेन तो चलाना ही नहीं है, बुक के अंदर पेन तो चलाना ही नहीं है, सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स बनाने पे ध्यान दो। क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो शॉर्ट नोट्स में लिख दो, काम हो गया, है कि नहीं। तो आप जो है पहला जो मेन फोकस आपका रहेगा वो इसी चीज पे रहना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो भी चीज आपको हार्ड लग रही है, जो भी एमसीक्यू आपको हार्ड लग रहा है, उस पर राउंड लगा दो, गोला लगा दो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसलिए होता है ये, क्योंकि अगर 10 एमसीक्यू आप पढ़ रहे हैं तो उन 10 एमसीक्यूज में से 8 एमसीक्यूज तो वैसे होते हैं जो अगर आपने ढंग से पढ़ रखा होगा तो आपको आता है, अगर आपने ढंग से थ्योरी पढ़ ली हुई तो आपको आते होंगे। सिर्फ 2 ही एमसीक्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो फिर अगली बार 2 ही पढ़ो ना, वो 8 क्यों पढ़ना, वो तो आते हैं आपको। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे वो आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो, यहां पे जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने वाले जो बुक है उसके पेज के ऊपर एक क्लिक जरूर कर देना, ऐसे कि मैंने ये पढ़ लिया है। ताकि मान लीजिए गलती से आपकी बुक का वो पेज पलटे और आपका दिमाग देखे यार ये मैंने कब पढ़ा, अगर ऊपर क्लिक लगा हुआ होगा, अगर आपका गुड का निशान लगा होगा, चेक का निशान लगा होगा, तो आपके दिमाग में याद आ जाएगा, हाँ यार ये जो पेज है मैंने पढ़ लिया। ताकि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज जब आप स्ट्रेस में दोबारा भी पढ़ते हैं, तीसरी बार भी पढ़ते हैं, आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो ये चेक का निशान जरूर लगाना हर पेज के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी पेज पढ़ा, जैसे मान लीजिए 1 नंबर आपने पेज पढ़ा, पढ़ लिया पूरा, इस पर टिक लगा दो एक, है ना। इसको जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो दूसरी बार टिक लगाओ, तीसरी बार पढ़ो तो 3 बार, यानी कि आपको ब्रेन को लगना चाहिए कि आप रिवीजन कर रहे हो। ब्रेन को चीजें सभी कुछ याद है, बस आपको लगना चाहिए कि आप रिवाइज कर रहे हो। ओके, तो ये करना है। इसके अलावा आपको डेली क्या देना है, टेस्ट देना है। डेली क्या देना है आपको, टेस्ट देना है। किसी भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज उठाइए और उस टेस्ट सीरीज का क्या दीजिए, आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो ये पर डे करना है आपको, याद रखना। अब आप क्या करेंगे,
अब आपकी जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो कौन सी रहनी चाहिए, ये है आपका फर्स्ट डिवीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं 41 डे से, 41 डे से 41 42 डेज। अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप सिर्फ पढ़िए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। 2 दिन आपको क्या पढ़नी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फिर हम बात करते हैं आगे 43 टू 47 डे। अब आपको क्या पढ़नी है, एमएसएन पढ़िए, बेस्ट है ना, एमएसएन पढ़िए, बहुत है। 48 से 50वें दिन आप क्या पढ़ेंगे, 48 टू 15th डे। अब आप क्या पढ़ेंगे, ओबीसी पढ़िए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। ओके, फिर हम बात करते हैं 51th डे से लेकर के 52nd डे तक आप क्या पढ़ेंगे, तो भाई साहब पीडिया भी तो पढ़ेंगे, तो पीडिया पढ़िए। फिर हम बात करते हैं 53rd डे से लेकर के 53rd डे, इससे लेकर 54th डे तक आप क्या पढ़ेंगे, तो साइकी पढ़िए, साइक आप ये पढ़ सकते हैं, हाँ है ना। इसके अलावा अभी भी मौका बच गया, कोई बात नहीं, अब एक एक दिन पे आ जाओ। 55वें दिन यानी कि 55 डे जो आएगा उस पर आप क्या पढ़ेंगे, उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीएचएन पढ़नी है ना। एक दिन काफी है सीएचएन के लिए। आप रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं, कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ रहे, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं इसे। ओके, 56 डे आप क्या पढ़ सकते हैं, 56 डे आप बात करते हैं तो आप फार्मा पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, फार्मा, हाँ है ना। ओके, 57th डे की अगर आप बात करते हैं, 57th डे की अगर आप बात करते हैं तो न्यूट्रिशन पढ़िए, क्या पढ़ सकते हैं, न्यूट्रिशन पढ़िए। इसके अलावा मिसलेनियस जो चीजें आती है वो पढ़िए, जो मिसलेनियस चीजें हैं वो पढ़िए। 58th डे आपको क्या पढ़ना है, 58th डे यहां पे आप नॉन नर्सिंग पढ़िए, जीके पढ़िए, मैथ पढ़िए, नॉन नर्सिंग जीके पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। तो आप नॉन नर्सिंग पढ़ सकते हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग आप ये पढ़िए, जरूरी है ये, क्योंकि इसका वेटेज बहुत है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ओके, फिर हम बात करते हैं 59th डे आप क्या पढ़ेंगे, 59th डे आपको पढ़ना कुछ नहीं है, अब आपको पढ़ना नहीं है, अब आपको एक दिन में कम से कम 4 मॉक टेस्ट देने हैं। क्या कितने टेस्ट देने हैं, 4 मॉक टेस्ट देने हैं, और उन टेस्ट को एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज, याद रखना। टेस्ट जो इतने दिन आप दे रहे थे वो सब्जेक्ट पे बेस्ड थे, टॉपिक पे बेस्ड थे। आज आप दे रहे हो, आप कंप्लीट टेस्ट दे रहे हो, कंप्लीट मिक्स टेस्ट, मॉक टेस्ट दे रहे हो, और जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें एनालाइज करो कि हमारे नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है। याद रखना, आपकी पॉजिटिव मार्किंग आपकी कम से कम 65% प्लस जानी चाहिए, 65% प्लस जानी चाहिए, इससे ऊपर जानी चाहिए पॉजिटिव मार्किंग। अगर इससे ऊपर जा रही है तभी आपका फायदा है, अगर इससे नीचे जा रही है तो भाई साहब आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ये तो आप बात होगी आपकी किसकी, हम कह रहे हैं आपका सेकंड राउंड। अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड की, राउंड थर्ड, थर्ड राउंड सेकंड रिवीजन है ये, सेकंड रिवीजन। और इसमें रिवीजन करना क्या है वो भी हम आपको बताऊंगा। इसमें आपको वापस से शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, अगर आपको लगता है तो शॉर्ट नोट्स का आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो क्या पढ़ सकते हैं आप, तो यहां पे एमसीक्यूज कर सकते हैं, वो एमसीक्यूज जो आपको हार्ड लग रहे थे, जिसको आपने मार्क किया था, वो एमसीक्यूज पढ़ने आपने, और क्या देने हैं आपको, टेस्ट देने हैं। ये आपके पर डे का है, पर डे, ये सेकंड रिवीजन है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, अब आप वापस से स्टार्ट कीजिए 16th डे। अब एक एक दिन लेके चलना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा 4 दिन लगाइए किस पे, हम कह रहे हैं किसके ऊपर लगाने हैं, तो एमएसएन के ऊपर, क्योंकि ये जरूरी है, बड़ा है। फंडामेंटल जब आप पढ़ें तो फंडामेंटल की जब भी थ्योरी पढ़ें तो इसमें आपको 2 चीजें फोकस रखनी है, एक तो प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें क्या है, दूसरा नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, कि नर्स क्या करेगी। जब भी आप पढ़ें इन दोनों चीजों पे पूरा जो है आपको फोकस करना है। एमएसएन में आपको कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना है। हालांकि फंडामेंटल में भी प्रैक्टिकल और कंसेप्ट पे जो है आपको फोकस करना होता है, ठीक है। एमएसएन में भी आपको फोकस करना होता है, पर फंडामेंटल में जो मेन चीज आती है वो क्या आती है, नर्सिंग प्रायोरिटी की। ओके, कि नर्स इस कंडीशन में क्या करेगी। 65 से लेकर के 66 डे यानी कि 2 दिन आप क्या पढ़ेंगे, ओबीजी पढ़िए, ठीक है। 67th डे आप क्या पढ़ेंगे, तो 67th डे जो है आप पीडिया पढ़िए, आप क्या पढ़ सकते हैं, पीडिया, आप पीडिया पढ़िए। 68th डे आप क्या पढ़ेंगे, तो 68th डे हमारा फेवरेट साइकेट्री पढ़िए, हाँ है ना। 69th डे आप क्या पढ़ेंगे, तो 69th डे आप सीएचएन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीएचएन।
अच्छा 17th डे, 70वें दिन आप क्या पढ़ेंगे? तो 70वें दिन आप फार्मा और न्यूट्रिशन पढ़ने का मतलब ये है कि यहां पे आप जो है वो साथ साथ क्या दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ में टेस्ट भी दे रहे हैं। मैं आपको सब्जेक्ट की वाइज बता रहा हूं, हमेशा याद रखना सब्जेक्ट को कभी मिक्सअप मत करना, ठीक है। 71th डे आपको क्या करना है? इस दिन आपको नॉन नर्सिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है? नॉन नर्सिंग। ओके, और 72nd डे यहां से फिर आपको 4 बड़े टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट मिक्स सब्जेक्टों के, और उनको क्या करना है? एनालाइज करना है। क्या करना है? एनालाइज। अब की बार अगर आपकी जो पॉजिटिविटी जानी चाहिए वो मोर देन 70% जानी चाहिए, यानी कि मोर देन 70% आपके पॉजिटिव जाने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं फाइनल अटैक की। डी, फाइनल अटैक। फाइनल अटैक, अब आप क्या करेंगे फाइनल अटैक पे? तो फाइनल अटैक पे आपको करना क्या है? पर डे आपको पर डे क्या करना है? तो पर डे आपको क्या करना है? पहले तो रिवाइज उन्हीं को करना है, रिवाइज ओनली मेनली या मेन 150 टॉपिक्स। फटाफट ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज करो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से हर साल क्वेश्चन आते आते हैं, कंफर्म है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि उन टॉपिक पे फोकस करो जहां से क्वेश्चन कंफर्म है, जहां से आपको पता है क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हर साल वारफेरिन से क्वेश्चन आता है, हर साल प्रोटामिन सल्फेट का आता है, ठीक है, यानी कि हिपेरिन का पूछ लेता है। ओके, हर साल जो है वो आता है आपका कलर कोडिंग से। कलर कोडिंग किसकी आ सकती है? तो कलर कोडिंग हो सकता है इमरजेंसी की पूछ ले, हो सकता है किसकी पूछ ले, हम बोल सकते हैं कैन्युला की पूछ ले, सिलेंडर की पूछ सकता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का कौन सा है, नाइट्रोजन का कौन सा है, इस प्रकार से सिलेंडर की कलर कोडिंग हो गई। ठीक है, ट्राइएज हो गया, यहां से कंफर्म आता है। ओके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से पक्का आता है, हाँ है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से पक्का आता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं यूआईपी, हाँ है ना, तो इम्यूनाइजेशन से कंफर्म आता है, ये कंफर्म है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन से तो हर बार है, कॉन्ट्रासेप्शन से तो हर बार आता है, कॉन्ट्रासेप्शन से, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, पूछ लिया जाता है कितने दिनों तक ये करती है, कितने दिनों तक कॉपर्टी, कितने दिनों तक, इस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्शन से कंफर्म है, हाँ है ना। इसके अलावा ट्यूबिंग जो है, जितनी भी ट्यूबिंग्स है उन ट्यूबिंग से हर बार आता है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जैसे कैथेटराइजेशन हो गए, उनका कंफर्म आता है, नर्सिंग प्रायोरिटी। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन जो है रिपीट होते ही होते हैं, ये कंफर्म है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, लो हर साल क्वेश्चन आता है ना। तो कुछ इस प्रकार से बर्न हो गया, जैसे हर साल क्वेश्चन आता है, हाँ है ना। डोज कैलकुलेशन हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, तकरीबन तकरीबन 150 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। और ये 150 टॉपिक पाने के लिए आप जो है हमसे जुड़िए, ठीक है। हालांकि आप जो रिव्यू, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि 150 टॉपिक कौन से हैं। अगर आप नए हैं तो आप इसके नीचे कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। कहां मिलेंगे ये भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो रिवाइज ओनली मेनली जो आपके 150 टॉपिक हैं वो याद कीजिए। इसके अलावा जो आपने मिस्टेक्स की हैं, मिस्टेक्स मतलब जहां पे आप मिस्टेक करते हैं, तुक्का मारने में मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन जो है वो चूज करने में मिस्टेक करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक करते हैं, जो चीजें आपके लिए हार्ड है आप उन पे फोकस कीजिए। और किस पे फोकस करना है? वोलेटाइल जो फैक्ट्स हैं, वोलेटाइल फैक्ट्स यानी कि जो चेंज होते रहते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उन पे भी आप फोकस कीजिए, फैक्ट्स पे। तो आप पर डे आपको ये करना है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। साथ में आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए। अब स्ट्रेटेजी आपकी 73 टू 18th डे तक की, कि 73वें दिन से लेकर के 18th डे तक आप क्या करेंगे। तो पहली बात तो आपको डेली क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं रही हो। अब बात कैसी होगी, अब मिक्स्ड एग्जाम पेपर की होगी, तो मॉक टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, वही मैंने आपको बताया 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेपिडली रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं में बैठ गए, रेपिडली रिवाइज करो, एक प्रकार से थोरोली, हाँ है ना। इसके अलावा इमेजेस देखो, वन लाइनर्स देखो, और क्या देख सकते हैं, फैक्ट देखो,
और क्या देख सकते हैं, कोई डाटा है वो देखो, एंटीडोट्स हैं वो देख लो, इंपॉर्टेंट डोजेस देख लो कि किसकी कितनी डोज होती है। एग्जांपल के तौर पे एट्रोपिन का हर साल पूछ लिया जाता है डोज कितनी है, कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को नहीं आता, भूल जाते हैं लोग वहां जाकर के, हाँ है ना, तो ये भी याद हो गए। तो एंटीडोट हो गए, तो हम आपको एंटीडोट या डोजेस की बात करते हैं तो ये भी आपको बताएंगे। ओके, तो डोजेस आप वो भी याद रखिए। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कोई डाटा हो गया, आप इनको आप देखिए, ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा याद रखना, नो न्यू टॉपिक, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना, ठीक है। और क्या करना है, वर्क करना है किस पे, वर्क ऑन वीकनेस, वीकनेस पे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके, चलता भाई। क्या बात, चल क्यों नहीं रहा, क्या गड़बड़ आ गई। ओके, हम यहां पे बात करते हैं आगे, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक हो गया। देखिए स्मार्ट चीजें क्या है आपके लिए, स्मार्ट ट्रिक्स, स्मार्ट ट्रिक्स बताता हूं। सबसे पहली बात, बुक्स को नंबर कम रखिए, या हम ये कह सकते हैं बुक्स के अंदर क्वालिटी ज्यादा रखिए, क्वांटिटी कम रखिए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि आपको क्या करना है, डोंट रीड 10 बुक्स, रीड 1 बुक 10 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया, पहला रूल तो ये है। सेकंड, डोंट जगल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज मत कीजिए, जो पढ़ रहे हो पहले उसे पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक बार एक सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ लिया, वो छोड़ दिया, दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक उठा लिया, वो आधा छोड़ दिया, तीसरे सब्जेक्ट का तीसरा टॉपिक उठा लिया, ऐसा नहीं करना, हाँ है ना। तो जगलिंग नहीं करनी आपने सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। और क्या नहीं करना, थर्ड, और क्या नहीं करना, मेंटेन रॉन्ग या हार्ड टॉपिक नोट बुक, या लिस्ट हम कह सकते हैं। आप एक लिस्ट मेंटेन कीजिए जो आपके लिए हार्ड, या आप जिसमें से आप सबसे ज्यादा गलत करते हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट मेंटेन कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको कब पढ़ना है, ये आपको लास्ट में पढ़ना है, ये स्टार्टिंग की बात है, स्मार्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। ताकि आप जब पढ़ें तब आपको पता रहे कि आप गलत, ऐसा नहीं है कि सारी ही आप हार्ड टॉपिक की लिस्ट बना लो, सभी टॉपिक्स हार्ड बना लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, ठीक है। फोर्थ नंबर, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड है उस ट्रेंड को फॉलो करो। एम्स क्या करता है, एम्स मोस्टली फोकस करता है साइकेट्री पे और फार्मा पे, मेनली किस पे करता है, साइकेट्री पे। साइकेट्री उसके लिए हार्ड टॉपिक है, आपके लिए भी हार्ड टॉपिक है, साइकेट्री उसके लिए हॉट टॉपिक भी है। क्यों है साइकेट्री, क्योंकि साइकेट्री और फार्मा दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पास होते हुए भी फेल करवा देंगे। क्यों, इसके पीछे 3 रीजन है। एग्जामिनर आपको दे रहा है, इसके पीछे 3 रीजन है। पहला ये है, एग्जामिनर को भी नहीं आता, सेकंड ये है आपको भी नहीं आता, थर्ड ये है कि आपको पढ़ाने वाले टीचर को भी नहीं आता, हाँ है ना। तो हम यहां पे कर सकते हैं। ओके, क्या हुआ, अटक गया क्या मैं कहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, साइकेट्री, तो फोकस किस पे करना है, साइकेट्री पे, और किस पे, फार्मा पे, साइकेट्री पे और फार्मा पे आपको फोकस करना है, ठीक है। क्या हुआ, मैं अटक गया क्या, आई थिंक मैं अटक गया हूं शायद, चल नहीं रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, 4 नंबर आप क्या करोगे, 4 नंबर आपको रिवाइज करना है,
किसको? साइकेट्री प्लस फार्मा एवरी 7th डे, 7वें दिन। ये स्मार्ट ट्रिक है ड्यूरिंग प्रिपरेशन की। ऐसा नहीं है प्रिपरेशन करने के बाद इसे पढ़ रहे हो, इसे याद कर रहे हो, नहीं, ये ड्यूरिंग प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है आपकी कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो है आप क्या करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे आप याद रखना है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है आपके PYQs। ये आपके लिए गोल्डन हब है, ये गोल्ड की दुकान है, सोना है, सोना गड़ा हुआ खजाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी बढ़िया बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने। अब बात ये आती है कि आपने इतने सारे बार बार आपने देखा एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, कहां से पढ़ना है एमसीक्यू? एमसीक्यू के लिए एक ही बुक को फॉलो करो, चाहे वो कोई भी बुक है, एनी बुक। आपको लगता है ये बुक बढ़िया है, आप उसे फॉलो करो। क्यों? एग्जाम के पास में जाकर के मैं अगर आपको बुक सजेस्ट करूंगा और आप किसी और बुक को पढ़ रहे थे तो आप गलत करवा लोगे, सारा सिस्टम ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? तो आपको फोकस करना है किस पे? हम कह रहे हैं ओके, तो आपको किस पे फोकस करना है? तो आपको फोकस करना है किसी भी एक बुक पे, ज्यादा बुक्स पे फोकस मत कीजिए, एक बुक पे फोकस कीजिए, काफी है। ठीक है, तो एक बुक पे आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी उनके लिए जो पढ़ रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्सेट 11 वालों के लिए, यानी कि फ्रेशर्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर्स के बारे में। कौन लोग हैं फ्रेशर्स? कौन लोग हैं फ्रेशर? फ्रेशर वो लोग हैं जो जस्ट पास आउट हुए हैं, जो लोग क्या हुए हैं? जस्ट पास आउट हुए हैं। ठीक है, और कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो पहले से हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं बिना किसी एग्जाम को दिए हुए। अब देखिए, अगर आप जस्ट पास आउट हैं तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, सर्दी बहुत है। अगर आप जस्ट पास आउट हुए हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आप सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं वो बेवकूफी यही करते हैं कि आप भाग के जाते हैं और क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं किसको? प्राइवेट हॉस्पिटल को। क्यों भाई, क्या मजबूरी है? सर मजबूरी कुछ नहीं है, बस हमारे सीनियर ने ज्वाइन कर रखा था, हमारी क्लासमेट ज्वाइन कर रही थी, इसलिए हमने भी कर दिया। हमें लग रहा था कि कहीं हम जो है वो लेट ना हो जाए। हमेशा याद रखना, फोमो को खा जाओ, फोमो आपको खाए इससे पहले आप फोमो को खा जाओ। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं जिंदगी में उन लोगों से पीछे रह जाऊंगा जिंदगी भर। ऐसा नहीं होता है ब्रदर, ऐसा कभी नहीं होता है जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा है। ठीक है, आप जो है आप जस्ट पास आउट होते ही कॉलेज से निकलते करते क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन बताता हूं। पहला रीजन तो आप ये बताते हैं कि हमारे सीनियर ने ज्वाइन कर रखा था इसलिए हमने भी कर दिया। दूसरा रीजन ये बताते हैं कि जब तक आरन आरम नहीं आ रहा तब तक हम क्या करें? कम से कम कुछ चार पैसे ही कमा लें, है ना, मनी ही कमा लें। आपके पीछे ये होता है। अरे भाई, आरन आरम नहीं आ रहा तब तक आप तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। जैसे ही आरन आरम आएगा वैसे ही आप क्या करोगे? एग्जाम लिखो और फिर आप बताओ आपको सिलेक्शन होने से कौन रोक सकता है? पर आप क्या कर रहे हो? पहले हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हो, फिर उसके बाद आरन आरम आएगा, फिर उसके बाद आप अप्लाई करोगे पढ़ने के लिए, फिर आप एग्जाम दोगे। 2 साल लेट हो आप, फिर कहते हो हमारी नौकरी नहीं लग रही। अरे कहां से लगेगी? मनी प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना कमा लोगे? कितना कमा लोगे? 20,000, 20,000 कमा लोगे? 30,000, इससे ज्यादा क्या? फ्रेशर हो तो आपको यह भी नहीं मिलेगा। आपको स्टार्टिंग ही कहां से होगी? 10,000 रुपए से होगी। आपको बताया जाएगा कि आपको 15,000 रुपए मिल रहे हैं, मिलेंगे इन हैंड 10,000 रुपए। क्या कर लोगे 10,000 रुपए में? 10,000 रुपए में कुछ नहीं आता आजकल, कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं आता मतलब आपके रूम का रेंट कहां से आएगा? खर्चा पानी कहां से निकलेगा? अब आप खुद सोचे देखो, कॉलेज लाइफ के दौरान अगर आप एक किसी हॉस्टल या पीजी में रहते थे तो एक महीने का 7-8 हजार रुपए खर्चा आता था, या आता भी होगा। तो 10,000 रुपए में क्या कर लोगे आप? आप अगर खुद लड़की हैं तो आपके मेकअप का सामान नहीं आएगा, मेकअप की किट नहीं आएगी इसकी। और अगर आप लड़का हैं तो आप अपनी वाइफ के लिए क्या लेके आएंगे? सोच करके देखो। वाइफ नहीं है तो कोई भी लवर होगा, उसके लिए क्या लेके आओगे? प्रेरो रोजर चॉकलेट ही खुद 500 रुपए की आती है। 500 रुपए की तो चॉकलेट लेके जाओगे, उसके साथ एक गुलाब का फूल लेके जाओगे 100 रुपए का। 600 रुपए तो ये हो गए, 100 रुपए का किराया लगा के जाओगे, 700 रुपए ये हो गए।
किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाओगे, कॉफी पियोगे, 1500 रुपए कहीं नहीं गए। हाँ है ना। एक मीटिंग के अंदर अंदर आपने तकरीबन तकरीबन 3000 रुपए खर्च कर दिए। 10,000 रुपए से 3000 रुपए तो वहां खा गए। रिचार्ज भी होते हैं हर महीने के, रिचार्ज बहुत महंगे हो रखे हैं, 250-300 रुपए का एक रिचार्ज है। कैसे करवाओगे? खुद का भी करवाना है, उसका भी करवा के देना है। ये मैं लड़कों के लिए बात कर रहा हूं। हाँ है ना। तो आप खुद सोच के देखो कैसे मैनेज करोगे, कब तक कर लोगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, उसके बाद क्या? फ्यूचर कहां है? फ्यूचर कहां है ही नहीं। फ्यूचर जीरो है। अगर आप फीमेल है, आपको लगता है कि मेरी सहेली जाएगी तैयारी करने में तभी जाऊंगी, अरे बहन उसने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, तुम ही लेट हो। तुम दोनों का जो आमना सामना होगा वो एग्जाम सेंटर पे होगा, उसके बाद उसका लिस्ट में नाम होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तब तुम कहोगे कि यार तुम तो कहती थी मैं पढ़ती नहीं हूं। तो वो आपकी सहेली कहेगी अरे वो कुछ नहीं, मेरे मामा के लड़के ने फॉर्म फिल कर दिया था, मैंने दे दिया, तो तुक्का लग गया, हो गया सिलेक्शन। अब क्या? अब आप उससे 6 महीने लेट हो। अब आपकी वो सीनियर है, आप सेम एम्स में काम कर रहे हो, सेम जगह काम कर रहे हो, पर वो आपकी सीनियर है। अब वो आप पे धौंस जमाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके लिए जो रिश्ता आने वाला था, अब आपका दूल्हा भी लेके चली गई वो। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो, एक तरफ वो लड़की जो बेरोजगार है, एक तरफ वो लड़की जो एम्स में लगी हुई है, किसके लिए रिश्ता पहले आएगा? कॉमन सी बात है, जो एम्स में लगी हुई है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेज की तो वैसे ही रेपुटेशन थोड़ी डाउन है, ये आप जानते हैं। ये मैं हर्ष ट्रूथ बता रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये आपको पता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्स काम करते हैं उनके लिए लोगों के मन में इज्जत कितनी है। तो सोचो अगर आपका रिश्ता आएगा तो कैसा आएगा? फिर रिश्ता भी वैसा ही आएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्राइवेट हॉस्पिटल एक मीठी टॉफी है और कुछ नहीं है। आपको लगता है मुंह मीठा हो रहा है, पेट में कुछ नहीं जा रहा, मुंह ही मीठा हो रहा है सिर्फ। क्या कर लोगे सलाइवा मीठी करके? कुछ नहीं होने वाला। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल का सपना ले रहे हैं तो यकीन मानो आप गलत ले रहे हैं। आपसे बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल तो कभी ज्वाइन कर लेना जिंदगी में, जब मन करे तब कर लेना, 30 साल 40 साल की उम्र में। अब जो गोल्डन पीरियड आपके पढ़ने का, उसमें तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। अब कईयों के दिमाग में आता मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल के दौरान ही पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा। अरे पढ़ के दिखा देना मेरे को, पढ़ के दिखा देना। 0.01% ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ड्यूटी के दौरान पढ़ पाते हैं। पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी कितने घंटे की है? 12 घंटे की। 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे तो वो है जो जब आपको हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहना है। 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में, 14 घंटे गए। 7 घंटे सोओगे भी, हाँ है ना। 21 घंटे तो हो गए। 3 घंटे में खाना भी खाओगे, इधर उधर घूमोगे भी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? 24 घंटे गायब होगे, पढ़ोगे कब? और आपको लगता है कि हमारे वाले हॉस्पिटल ने हमें प्राइवेट रूम दे रखा है, हमारे लिए तो सर बढ़िया चीज है, हमारे वाले हॉस्पिटल ने रूम दे रखा है। अरे बहन, अरे भाई मेरे, अगर उसने रूम दे रखा है तो पहले ड्यूटी आपकी 12 घंटे थी, अब 24 घंटे हो गई। और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं करवाते, निचोड़ लेते हैं। निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से, एनर्जी 0% बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, 6 घंटे ड्यूटी है भाई। छुट्टी लेने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, आपका हक है महीने में 8 छुट्टियां, 7 से 8 छुट्टियां आपका हक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में छुट्टी लेने के लिए 1 महीने पहले गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, सर मैडम मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए। छोटी सी गलती हो गई तो आपकी जगह लेने के लिए 4 लोग बैठे प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन गवर्नमेंट में आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके बैठे हो, यकीन मानो सबसे बड़ी गलती कर दी आपने जिंदगी की। थोड़ा सा सोचो। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमने तो है प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर दिया। मैं उन्हें कहता हूं कोचिंग तो बाद में छोड़ो, पहले ढंग की जगह से, ढंग के बंदे से सजेशन लो कि जिंदगी में करना क्या है। कुछ दिमाग में बैठ रहा होगा, ठीक है? तो आप ये जो हॉस्पिटल जॉब है, जो लोग भी कर रहे हैं, यकीन मानो गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, अगर आपके घर के पास है बढ़िया है, लेकिन यहीं पे क्यों सेटल डाउन होना? आप ऐसे शहर के अंदर रह रहे हैं जहां पे बेसिक फैसिलिटी नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर मैं तो चंडीगढ़ में, मैं तो दिल्ली में, मैं तो जयपुर में रह लूंगा। अरे 20,000 रुपए में रह तो लोगे, कल को फैमिली भी बनेगी, बच्चे कहां पढ़ाओगे? आजकल आप जाकर के देखो, आस पड़ोस में एक छोटे से बच्चे की एलकेजी यूकेजी की फीस 50,000 रुपए से कम नहीं है। और वो बच्चा जब 50,000 रुपए में स्कूल जाएगा, उसकी ड्रेस का भी खर्चा आएगा, उसके खाने का भी है, कॉपी किताबें भी है। और जब वो वहां जाएगा तो साथ में दूसरे बच्चे भी आएंगे, उनको देख के नई नई चीजों की डिमांड भी करेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज का मत सोचो, फ्यूचर की प्लानिंग करो। फ्यूचर की, कि आप अगर एक बढ़िया जगह इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आपकी रेपुटेशन कितनी होगी। आप खुद सोच के देखो कि आप 10 लोगों से मिल रहे हैं एक दिन में,
और 10 लोगों में से एक बंदा एम्स में लगा हुआ है, बाकी 9 लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में है, आप किससे बात करना पसंद करोगे, किसकी इज्जत ज्यादा करोगे? जो एम्स में लगा हुआ, ऑफ कोर्स, कॉमन सी बात है, हाँ या ना? फ्यूचर देख के चलो। तुम सोचते हो हमारा हस्बैंड तो यहां काम करता है, अरे तुम्हारे हस्बैंड कितने में काम कर लेता होगा? वो भी तो 20-30 की कर रहा होगा नौकरी। और ये 20-30 की नौकरी अगर आप 70,000 रुपए की नौकरी करोगे तो कभी कहीं भी कर सकता है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है एम्स में सैलरी कितनी है भाई। अगर आपका नेक्स्ट ईयर में जो आने वाला सीपीसी है, जो अभी आने वाला है, अगर वो लग गया, यकीन मानो 1.25 लाख रुपए से कम नहीं होगी आपकी सैलरी पर मंथ की। 74,000 तो अभी तक है, नई सैलरी आपकी 1.25 लाख रुपए से कम नहीं होगी। तो जो फ्रेशर्स हैं वो थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ा के देखो। मैं अपने भले की बात नहीं कर रहा, मैं आपके भले की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा सोचो, सोने से पहले 5 मिनट सोचना आज कि क्या तुम सच में इस लायक हो कि तुम प्राइवेट जॉब करना चाहते हो? तुम लायक तो हो, तुम लायक हो गवर्नमेंट जॉब के। प्राइवेट तो कभी कर लेना मेरे भाई, कभी कर लेना। 2 साल तैयारी कर लो, घर वालों से टाइम ले लो ना। घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो पैसे चाहिए, उन्हें बोल दो 6 महीने की बात है, बस 6 महीने की और दे दो मेरे को टाइम, 6 महीने टाइम दे दो। सर घर वाले तो शादी के लिए प्रेशर डाल रहे होंगे, तो शादी के लिए भी तो 6 महीने लगते होंगे लड़का और लड़की ढूंढने में। ऐसा थोड़ी है आज लड़का ढूंढा और कल शादी कर दी, ऐसा नहीं है। 6 महीने तो दो, और 6 महीने अगर दे लिया आपने, सिलेक्शन हो गया, फिर कौन सी शादी? लड़कियों के मन में होता ही यही है। लड़के इसलिए तैयारी करते हैं कि बढ़िया जगह सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया जगह शादी होगी। लड़कियां इसलिए तैयारी करती है कि सिलेक्शन हो गया फिर कौन सी शादी, अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जिएंगे। इंडिपेंडेंट वुमन सुना होगा आपने कॉन्सेप्ट, लेकिन वो तब आएगा जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल के इस संगुल से बाहर निकलोगे। वो आपको इज्जत तो देंगे शुरुआत में, बाद में निचोड़ देंगे। आपके साथी लोग ही आपको खा जाएंगे भाई। आपकी जगह लेने के लिए 4 लोग बैठे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉरसेट 11 के लिए फ्रेशर्स क्या करें। नॉरसेट 11 के लिए, नॉरसेट 11, ठीक है। नॉरसेट 10 का भी जो मेन एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, उससे पहले भी हम वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। नॉरसेट 11 की बात करते हैं। नॉरसेट 11 क्या है, फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अच्छा नॉरसेट जो 11 है इसका स्टेज 1 जो है वो कब होगा, यानी कि प्री जो है वो कब होने वाला है? सितंबर ऑफ 13th ऑफ सितंबर 2026। इसका जो रिजल्ट आएगा वो तकरीबन तकरीबन इसके 5 दिन बाद आता है, ठीक है, 18 सितंबर को। स्टेज 2 की बात करते हैं, ये कब होने वाला है? मेंस कब होगा? तो मेंस होगा 13th ऑफ सितंबर को, 30 सितंबर को 2026। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा? इसका तकरीबन 10 दिनों बाद रिजल्ट आता है, ठीक है। वो कब आएगा? वो तकरीबन आएगा 10th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। ये बात हो गई, ये कंफर्म है। ये डेट जो है एम्स ने खुद डिसाइड किया, मैं नहीं बता रहा हूं, मेरी तरफ से कोई डेट नहीं है, ये एम्स ने बताई। यानी कि अभी भी आपके पास में टाइम पड़ा है तकरीबन तकरीबन 8 महीने। कितना पड़ा हुआ है? 8 महीने टाइम पड़ा हुआ, 8 मंथ। और 8 महीने बहुत होते हैं, समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बढ़िया जगह से कोचिंग लो, किसी बढ़िया जगह से। और मेरा मानना यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑफलाइन लो। और जरूरी नहीं है कि कोचिंग के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, हजारों लोगों का हुआ है, आपका भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो ढंग की जगह से गाइडेंस लो, फिर ढंग के बंदे से, ढंग के बंदे से जो बढ़िया टीचर हो, बढ़िया पर्सन हो, उससे गाइडेंस लो। फेंकने वाले बंदे से गाइडेंस मत लेना, जो फेंकता है उससे गाइडेंस मत लेना। वो कहेगा कि 15 घंटे पढ़ लो, वो ये भी कह सकता है कि डेली 2 घंटे पढ़ो, हो जाएगा। तो फेंकने वाले बंदे से नहीं, किसी बढ़िया बंदे से गाइडेंस लो। नहीं तो मेरा मानना यह है कि ऑफलाइन पढ़ो 6 महीने, क्योंकि कोचिंग 6 महीने की होती है। ऑफलाइन पढ़ो, बढ़िया तरीके से थ्योरी कवर करो जो कि अप टू डेट होगी। मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया कोचिंग है, अपनी वाली कोचिंग भी बेस्ट है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से बढ़िया जगह से पढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, और क्या करना है आपको? यूट्यूबरों से दूर रहो, यूट्यूबर से दूर रहो। आजकल हर कोई व्यक्ति जिसका छोटे से छोटे एग्जाम में भी सिलेक्शन हो गया है, वो भी यूट्यूब लेके बैठा हुआ है। हाउ टू क्रैक दिस, हाउ टू क्रैक दिस, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए, मैंने कैसे किया, मैंने कैसे किया, ये कैसे किया। वो ढंग की चीज कोई नहीं बता रहा आपको। ढंग की चीज है ये नोट्स, ये थ्योरी, ये नोट्स, ये आपको कोई नहीं बता रहा।
समझ में आया कि नहीं आया? यूट्यूबरों से दूर रहो। यूट्यूब पे अगर फॉलो करना है किसी एक टीचर को फॉलो करो, क्योंकि ढेर सारे टीचर आते हैं यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पर भी बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं। कम से कम 10 टीचर ऐसे हैं जो बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है इसके आपके नर्सिंग के अंदर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आप उनमें से किसी एक को फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, एवरीबडी इज बेस्ट, लेकिन मैं ये कहता हूं उन बेस्ट में से भी बेस्ट को फॉलो करो, जो आपको लगता है हाँ ये टीचर मेरा सिलेक्शन करवा सकता है, उनको फॉलो करो आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो यूट्यूबर से आप दूर रहें। कितना दूर? बहुत दूर, जितना हो सके उतना दूर। और हो सके अगर आपको रास्ते में कहीं मिल जाए तो सर में डंडा और मार दो। मैं तो कहता हूं कि भाई तुम मेरा सिलेक्शन तो रोक रहा है, तुम बाकी लोगों का भी सिलेक्शन रोक रहा है अपने छोटे मोटे व्यू के चक्कर में। 5-7 हजार, 10,000, 70,000 व्यू आ जाएंगे, फिर क्या होगा इस यूट्यूबर का? उसका कुछ नहीं होना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुमने अपनी जिंदगी के 2 घंटे दे दिए उसे देखने में। समझ में आया? तो उससे दूर रहो, ढंग के टीचर से पढ़ो। ओके, बहुत सारे ढंग के टीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी बढ़िया टीचिंग जगह से आप क्या लो? ऑफलाइन कोचिंग लो। क्या आप ऑनलाइन भी ले सकते हो? बिल्कुल लीजिए ऑनलाइन, अगर आपका मन है ऑनलाइन ले सकते हैं तो लीजिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑनलाइन से ज्यादा इफेक्टिव होती है ऑफलाइन। क्यों ऑनलाइन इफेक्टिव क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि मान लीजिए अगर आप 3 घंटे की वीडियो भी देख रहे हैं, मैं आपको कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं, आपका डोपामिन साथ नहीं देगा आपका। अगर आप 3 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कम से कम जो ऑनलाइन क्लास होगी वो 2 या ढाई 3 घंटे की होगी, कम से कम 2 ढाई 3 घंटे की होगी कम से कम। अगर आप 3 घंटे की नॉर्मल वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब की बात करूं, नॉर्मल वीडियो भी देखते हैं, अब मान लीजिए मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, तो इसमें भी 10 बार आपने कम ज्यादा किया होगा। कभी इधर गए होंगे, कभी उधर गए होंगे, कभी इधर गए होंगे, कभी उधर गए होंगे। इतने में किसी का मैसेज आ गया होगा, उसका रिप्लाई किया होगा। मेरी कम से कम 10% बातें आपने हवा में निकाल दी। ये तो तब है जब आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं। लाइव क्लास में तो और ज्यादा बुरे हालात होते हैं, समझ में नहीं आती कई बार चीजें, और टीचर कई बार बताता भी नहीं है, कमेंट ही नहीं पड़ेगा आपके, होता है कई बार। तो ऑनलाइन से बेस्ट है ऑफलाइन। 6 महीने की तो बात है, डिसिप्लिन मैनर में पढ़ पाओगे, आपको पता लगेगा आखिर कंपटीशन है कैसा। ऑनलाइन में तो आप घर में अकेले पढ़ रहे हैं, आप ही शेर हैं। अरे भाई साहब, ऑफलाइन वाली क्लास में बैठ के देखो, तब आपको पता चलेगा आप कुछ नहीं हो। जब आपका सामना होगा राजस्थान वाले बच्चों से, जब आपका सामना होगा जयपुर में पढ़ने वाले बच्चों से, आपको लगेगा कुछ भी नहीं है कि नहीं है? ऑफलाइन में पढ़ के देखो, किसी बढ़िया जगह से पढ़ो। टीचर, अब बात आती है कोचिंग कैसे चूज करें। कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कोचिंग कैसे चूज करें। कोचिंग अगर आपको चूज करनी है तो उसके पीछे कई फैक्टर हैं। सबसे पहले तो देखो कि लास्ट 1 ईयर के अंदर सिलेक्शन कितने हैं, लास्ट 1 ईयर के अंदर सिलेक्शंस कितने हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको यह बताएगा कि 2020 में हमारे इतने सिलेक्शन हुए थे, 2021 में हमारी ये रैंक थी, ये रैंक थी। अरे भाई, तुम्हारे लास्ट 1 ईयर के अंदर कितने सिलेक्शंस हैं? सिलेक्शंस भी परसेंटेज कितने हैं। कोई कह रहा है कि हमारे 2 सिलेक्शन हुए थे पिछली बार। अरे पढ़ा कितने लोगों को रहे थे? 1000 लोगों को पढ़ा रहे थे, फिर सिलेक्शन रेशो कहां है? तो सिलेक्शन रेशो आपने देखना है कि अगर मान ले 5 बच्चे भी पढ़ रहे थे, उनमें से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो सिलेक्शन रेशो देखो लास्ट 1 ईयर का। टीचर्स देखो, फैकल्टी देखो, फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है या नहीं है, खुद सिलेक्टेड है या नहीं है। फैकल्टी हर सब्जेक्ट की, एवरी सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की सेपरेट फैकल्टी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक टीचर। अगर 3 4 सब पढ़ा रहा है मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो है ना, ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बेस्ट है। ऑफलाइन में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी वाला कंटेंट नहीं जा पाता। फिर अगर कोई टीचर दे रहा है तो वो बेस्ट टीचर है। अगर आपको 1 2 3 सब्जेक्ट अगर आपको दे रहा है, इसका मतलब वो टीचर बेस्ट है। या तो फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसका एक्सपीरियंस हाई होगा। फिर नया टीचर, आज का कल का लड़का खड़ा हुआ आपके सामने स्टेज पे आ गया, जो खुद बीएससी पास आउट है, वो आपको कैसे पढ़ा सकता है? उसे खुद नहीं पता कि पढ़ाना क्या है। तो आप कम से कम वो फैकल्टी चुनो जो कि क्वालिटी वाली हो। कैसी हो? क्वालिटी वाली। कम से कम एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, सिलेक्शंस भी होने चाहिए। एक्सपीरियंस मींस मैटर, एक्सपीरियंस मैटर करता है। कई बार लोगों का सिलेक्शन होता है, उन्हें नहीं आता पढ़ाना, उन्हें स्किल ही नहीं है, हाँ है ना। तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, स्किल भी मैटर करती है। टीचर को पता होना चाहिए कि आखिर क्या आता है एग्जाम में, क्या नहीं आता है। ऐसे टीचर्स होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोचिंग हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। कुछ दिमाग में बैठा होगा? ओके, फिर हम बात करते हैं, जितने भी आपने व्हाट्सएप चैनल्स फालतू के, जितने भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, आज ही छोड़ दो। क्योंकि उनमें आएंगे पीडीएफ नोट्स,
आपसे डाउनलोड किए बिना रहा नहीं जाएगा। आप डाउनलोड करोगे लेकिन पढ़ कभी नहीं पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर बढ़ाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रेशर बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। अब बात आती है थ्योरी की, कि थ्योरी कहां से पढ़ें, कि थ्योरी पढ़नी कहां से। थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के नोट से पढ़ो, इसके अलावा कहीं से मत पढ़ो, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंसाइज है, बेस्ट है, इनफ है, मोर देन इनफ है, जरूरत से भी ज्यादा है। ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है थ्योरी के लिए, याद रखना। थ्योरी के लिए किसी प्रकार की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक पढ़नी है एमसीक्यूज के लिए। किसके लिए पढ़नी है? एमसीक्यूज के लिए। ये आप बुक पढ़िए। कौन सी बुक है? ढेर सारी बुक है एमसीक्यूज के लिए। अगर आपसे बुक्स पूछी जाए तो कौन सी है? ढेर सारी। जैसे कि आप बेसिक, अगर आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो पीआर यादव पढ़िए, बेस्ट है, लेटेस्ट एडिशन। फिर तो रिवाइज एडिशन आने वाला है, आ गया होगा, ठीक है, वो पढ़िए, लेकिन उसका वही पार्ट पढ़िए जिसमें कि क्या है, एमसीक्यू है, थ्योरी मत पढ़िए। इसके अलावा टारगेट हाइप पढ़िए, बेस्ट है, लेकिन सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए। या इसमें दो चीजें बेस्ट है, मेरी नजर में इसमें दो चीजें बेस्ट है। पहले तो फर्स्ट 50 पेजेस बेस्ट है, पहले जो 50 पेजेस हैं वो बेस्ट है, घोल के पी जाओ, कम से कम 20% एग्जाम तो आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन बेस्ट है, ठीक है, तो आप वो पढ़िए। समझ में आया कि नहीं आया? तो पीआर यादव के एमसीक्यूज पढ़िए, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे क्या फिर आते कैसे। क्या इसके अलावा बुक पढ़नी है? बिल्कुल, उसके अलावा आप जा सकते हैं, अभी भी टाइम है, तो आप जाइए एनक्लेक्स बुक पे। किस पे जा सकते हैं? एनक्लेक्स वाली बुक पे। ऐसा नहीं है तीनों को एक साथ पढ़ना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पहले एक बुक को खत्म करो, फिनिश वन बुक एट ए टाइम। पहले एक बुक को खत्म करो। इसीलिए मैंने बुक्स जो है एग्जाम यानी कि नोट से 10 से पहले नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा, कॉमन सी बात है, आप नोट से 10 से वो सारी चीजें पढ़ेंगे। हाँ है ना? एनक्लेक्स, एनक्लेक्स में दो तीन बुक्स आती हैं, जैसे मोस्बी की आती है, आई थिंक 10th एडिशन आ रहा, सॉरी 20th एडिशन चल रहा है। इसके अलावा जो है साउंडर्स की आती है, 9th एडिशन चल रहा है। ओके, इसके अलावा जो है लिपिन कोट की आती है, ठीक है, इसके अलावा जो है और किसकी आती है, तो हम कह सकते हैं आपकी ओमेगा, तो आप ये पढ़ सकते हैं, इनमें से कोई उठा लीजिए। मेरा मानना आप तो मोस्टली उठाइए या साउंडर्स उठाइए, कोई भी उठा लीजिए, बेस्ट है। एनक्लेक्स उठा सकते हैं। और क्यों, कौन सी उठा सकते हैं? टर्निंग पॉइंट आ रही है, बेस्ट बुक चल रही है आजकल, बढ़िया चल रही है, टर्निंग पॉइंट उठाइए, ठीक है। इसके अलावा नर्सिंग टुडे उठाइए, अगर आप उठा सकते हैं तो, टाइम है तो। इसके अलावा प्रीति अग्रवाल उठाइए, हालांकि सब में कंटेंट सेम ही है, लगभग सेम है। सारी बुक लाके रखने की जरूरत नहीं है, सारी जरूरत नहीं है, नॉट ऑल नीडेड, जरूरी नहीं है। कंटेंट हमेशा क्या रखो, मैंने अभी बताया था, बुक्स हमेशा क्या रखनी है, कम रखनी है, बुक्स हमेशा कम रखनी है। यानी कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो, रिवाइज करो। कौन सी ज्यादा याद होगी? ये ज्यादा याद होगी, ये ज्यादा बेस्ट होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये याद रखिए, ठीक है। दूसरी बुक पे अगर आप कूद रहे हो तो पहले पहली पहली बुक पूरी पढ़ो, तभी आप दूसरी बुक पे कूदो, वरना मत पढ़ो, ठीक है। अब डेली आपको करना क्या? डेली, डेली बात है ये नोटसेट 11 के लिए, कम से कम थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो या जो आप कोचिंग ले रहे हो, उसके अलावा प्लस में 4 से 5 घंटे कम से कम पढ़ना है पर डे के हिसाब से। कोचिंग के अलावा 4 से 5 घंटे। इसमें करना क्या है आपको 4 से 5 घंटे में? तो कुछ चीजें करनी है, जैसे शॉर्ट नोट्स बना लिए, वन लाइनर, ठीक है, अलग से एक रजिस्टर लगा लो शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि सारी चीजें शॉर्ट नोट्स बना दो, नहीं, तो शॉर्ट नोट्स आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए भाई साहब, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो सब्जेक्ट वाइज कीजिए, बेस्ट है, टॉपिक वाइज कीजिए और भी बेस्ट है, हाँ है ना, तो बेस्ट है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखिए, आईबीक्यूज, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखिए। इमेज, जो भी सामने आपके इमेज आ रहा है उसे लिख लो या उसे फटाफट फोन पे चेक कर लो। फटाफट तो मत करो, मेरा मानना ये है, क्योंकि चेक करोगे 10 चीजें और देख के आ जाओगे नेट पे। इससे अच्छा यही है कि आप एक साइड में लिख लो ताकि बाद में देखो। तो एमसीक्यू के साथ साथ आईबीक्यू भी आप प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शॉर्ट नोट्स बनाओ, टॉपिक वाइज बनाओ, सब्जेक्ट वाइज बनाओ, जैसा आपका बेस्ट लगता है आपको वैसे बनाओ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो किस पे बेस्ड होनी चाहिए थ्योरी? जब आप पढ़ें तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस दो तीन चीजों पे। पहले तो कंसेप्ट क्या लग रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है इसमें,
समझ में आया कि नहीं आया? इसमें नर्सिंग एक्शन क्या है? इसमें नर्सिंग एक्शन क्या है? डाटा मत याद करना चाहिए, डाटा नहीं पूछा जाता, इतना नहीं आता। नॉट, हम कह सकते हैं ट्रेंड, नॉट इन ट्रेंड, ये ट्रेंड में नहीं है, डाटा ट्रेंड में है ही नहीं। पहले डायरेक्ट डाटा पूछा जाता था, अब डाटा ट्रेंड में ही नहीं है। अब आप कॉन्सेप्ट याद कीजिए, प्रैक्टिकल्स जो है उन पे, जो प्रैक्टिस बेस्ड जो होती हैं, यानी कि सिनेरियो बेस्ड, बेसिकली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो रही है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इनकी बात हो रही है, इस पे फोकस कीजिए। और नर्सिंग एक्शंस क्या होने चाहिए, इन पे फोकस कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन पे आपको मेनली फोकस करना है। ये किसके दौरान है? ये दौरान है आपके, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप नॉर्सेट 11 की तैयारी कर रहे हैं तो। मेरा मानना यह है कि इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अब तक तो नहीं आनी चाहिए, अब तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको 150 टॉपिक अगर जानने हैं कि कहां मिलेंगे, मैंने 150 टॉपिक बताए हैं, हालांकि आपको मिल गए होंगे, अगर आप पुराने स्टूडेंट तो आपको पता है 150 टॉपिक। अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट करना, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे, आपको कहां मिलेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। बेसिक चीजें हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए सबसे मेन बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, खुद को प्रेशराइज मत करो, डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ एट टू मच लेवल। करो पर इतना मत करो जिससे कि आपका दिमाग जो है वो क्या हो जाए, एग्जॉस्ट फील करने लग जाए, फिर वो पढ़ेगा कैसे, पढ़ नहीं पाएगा। सेकंड चीज, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, बेस्ट है, हाँ है ना। परसिवरेशन में रहो, प्रिजर्वेशन नहीं, परसिवरेशन, मतलब लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, बेसिकली कहा जाए तो। आप ऐसे समझो कि आप एक हथौड़ा ले रखे हैं, आपने अपने एक हथौड़ा ले रखा है और आप एक पत्थर के ऊपर मार रहे हैं, आपके पास एक हथौड़ा है और इस हथौड़े से आप एक पत्थर को तोड़ना है आपको। एक चोट में नहीं टूटेगा, लगातार मारोगे तब टूटेगा, तब ये पत्थर एक दिन क्या आ जाएगी, इसमें दरारें आ जाएगी लगातार। तो यानी कि लगातार आपको काम करना जरूरी है। किसी एक बढ़िया टीचर से, किसी एक बढ़िया टीचर से, बेस्ट टीचर से, जो आपको लगे कि ये बेस्ट टीचर है, उससे आप गाइडेंस लो। आजकल सारे टीचर जो हैं, एवरी टीचर इज अवेलेबल ऑन देयर सोशल मीडिया नेटवर्क्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब अवेलेबल है। किसी भी टीचर से, बढ़िया बढ़िया टीचर, अरे बहुत सारे टीचर बैठे हैं भाई, बढ़िया टीचर से क्या लो, गाइडेंस लो, कभी भी लो। कोई टीचर आपको गाइडेंस देने से मना नहीं करेगा, लो कि जिंदगी में करना क्या है, आगे पढ़ना कैसे है। लास्ट जो बात आती है, डोंट मेक द एग्जाम लाइफ, एग्जाम को लाइफ नहीं बनाना, याद रखना, जिंदगी का हिस्सा बनाओ, जिंदगी मत बनाओ। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम पास नहीं किया, फिर भी वो जिंदा हैं, हंसी से जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कभी भी जिंदगी में याद रखना, आप लेट नहीं होते। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप नॉर्थ से 10 के लिए भाग रहे हैं, अरे अभी तो तुम कॉलेज से पास आउट हुए हो, कोई बात नहीं, नॉर्थ से 10 में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नॉर्थ से 11 में हो जाएगा, क्या हो गया। अगर तुम नॉर्थ से 10 के लिए भाग रहे हो और तुमने नोट्स कोचिंग वगैरह सब छोड़ दी, बीच में कर दिया, तो न तो तुम्हारा 10 में होगा, न तुम्हारा 11 में होगा, दिमाग खराब होगा, वो अलग से, घर वाले प्रेशर डालेंगे वो अलग से। समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्द ही एक नई उम्मीद के साथ, एक नई क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।